जय हिंद। आज चलिए हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया है। ये क्या है? व्यक्तित्व के विकास के लिए संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है वही मौलिक अधिकार है। मतलब भाग 3 में लिखे गए अधिकार ही मौलिक अधिकार हैं। तो चूंकि ये व्यक्तित्व के विकास के लिए आधारभूत अधिकार हैं, इसीलिए इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है, आधारभूत अधिकार कहा जाता है, आधारभूत अधिकार भी कहा जाता है, आधारभूत अधिकार। इसके अलावा देखिए कभी कभी इन्हें मानवाधिकार कह देते हैं, क्योंकि मानव को मानव के रूप में परिभाषित करते हैं, मानवाधिकार। कभी कभी इन्हें प्राकृतिक अधिकार भी कह देते हैं, मानवाधिकार कह देते हैं। दूसरी चीज, चूंकि ये हमारे व्यक्तित्व के लिए अपरिहार्य अधिकार हैं, महत्वपूर्ण अधिकार हैं, इसलिए इन भाग 3 की तुलना मैग्ना कार्टा से की जाती है। तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मैग्ना कार्टा क्या है? आप जानते हैं कि ब्रिटेन में राजतंत्र हुआ करता था पहले, हालांकि प्रतीक के रूप में आज भी विद्यमान है। तो पहली बार राजा ने 1215 में जनता के लिए कुछ अधिकारों की घोषणा की। राजतंत्र में जनता को तो अधिकार होते नहीं, प्रजातंत्र में ही अधिकार होते हैं। तो चूंकि राजतंत्र में जनता के लिए कुछ अधिकारों की घोषणा की गई और यह घोषणा मैग्ना कार्टा नामक पत्र में लिखी गई, तो इसीलिए जब कोई कहीं बड़ा परिवर्तन आता है तो उसकी तुलना मैग्ना कार्टा से की जाती है, क्योंकि जब 1215 में जनता के लिए अधिकारों की घोषणा की गई तो धीरे धीरे जनता ने और अधिकारों की मांग करना शुरू कर दिया, और इस क्रम में राजनीतिक अधिकारों की मांग की कि मतलब सत्ता में भी हमें अधिकार चाहिए। तो इसी मैग्ना कार्टा की वजह से धीरे धीरे वहां एक प्रजातंत्र के लिए आंदोलन छिड़ गया और वहां के राजा ने सारे अधिकार जनप्रतिनिधियों को दे दिए। इसलिए ब्रिटेन में प्रजातंत्र का विकास हुआ। तो इसलिए मैग्ना कार्टा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कहीं भी बड़ा परिवर्तन होता है तो उसकी तुलना उसी ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से की जाती है। और यह मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र कब आया? 1215 में। ये 1215 में आया था ब्रिटेन में। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात नेहरू कमेटी ने की थी। 1928 में नेहरू कमेटी का गठन किया गया था। इसी कमेटी ने पहली बार मौलिक अधिकारों की चर्चा की। बाद में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने, और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताएं, पहली बात तो मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध हमें प्राप्त हैं, राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, और यही कारण है कि इनकी भाषा नकारात्मक है। ये नकारात्मक भाषा है।
तो नकारात्मक भाषा का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि राज्य हमारी स्वतंत्रता में नहीं हस्तक्षेप करेगा, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, राज्य किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं छीनेगा। तो ये अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, इसलिए हर जगह नहीं शब्द आता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि इनकी भाषा नकारात्मक है। दूसरी चीज, ये सामान्य विधि से छीने नहीं जा सकते। सामान्य विधि से, ऐसा नहीं है कि संशोधन नहीं किया जाएगा इसमें, लेकिन सामान्य विधि से ये छीने नहीं जा सकते। इसका मतलब राज्य की शक्ति पर ये सीमा लगाते हैं, राज्य को निरंकुश नहीं होने देते। अगली चीज है, ये न्याय योग्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्याय योग्य है। न्याय योग्य का मतलब कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। यहां आगे हम बताएंगे कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जाएंगे। ये आगे बताया जाएगा, इसलिए यहां लिखा नहीं गया है। तो चूंकि ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, न्यायालय के द्वारा लागू कराए जा सकते हैं, इसलिए इनको न्याय योग्य कहा जा रहा है। अब देखिए, मौलिक अधिकार के अलावा विधिक अधिकार होते हैं, संवैधानिक अधिकार होते हैं। तो मौलिक अधिकारों का विधिक अधिकार से क्या अंतर है? तो अभी हमने बता दिया कि मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं। भाग किस में है? भाग 3 में। और विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार, इसको कानूनी अधिकार भी कह सकते हैं। कानूनी अधिकार तो ऐसे अधिकारों का सृजन संसद कानून बनाकर करती है। तो जिन अधिकारों को संसदीय कानून के माध्यम से बनाया जाता है वही विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार को छीना नहीं जा सकता, विधिक अधिकार को कभी भी छीना जा सकता है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन विधिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। हम सबसे पहले कहां जाते हैं? लोअर कोर्ट जाते हैं। कुछ मामले होते हैं हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले लोअर कोर्ट जाते हैं, जो निचली अदालतें होती हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो मुकदमा व्यक्ति बनाम राज्य चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि मौलिक अधिकार हमको राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। तो केशव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार या केशव बनाम भारत संघ, ऐसे मुकदमा चलेगा। यहां इन अधिकारों का उल्लंघन होगा तो मुकदमा व्यक्ति बनाम व्यक्ति भी चल सकता है। जैसे राम बनाम श्याम। तो मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में यही अंतर है। तो संविधान प्रदत्त जो अधिकार हैं मौलिक अधिकार हैं, विधिक अधिकार जो संसद कानून के द्वारा सृजित करे। एक होता है संवैधानिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार में क्या अंतर होगा? देखिए, मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में है। अन्य जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में है। यदि भाग 3 के अलावा संविधान के अन्य भागों में कोई अधिकार दिया गया है तो वो संवैधानिक अधिकार कहलाएगा। जैसे अनुच्छेद 326 में हमें मताधिकार प्राप्त है, तो मताधिकार संवैधानिक अधिकार होगा। ठीक।
तो एक तरह से भाग 3 में स्वतंत्रता का अधिकार है तो मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार है मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार ये विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, लेकिन मताधिकार ये संवैधानिक अधिकार है। तो उम्मीद है कि तीनों अधिकारों में अंतर आप समझ गए होंगे। भाग 3 वाले अधिकार मौलिक अधिकार, संसद द्वारा सृजित अधिकार कानूनी अधिकार, और भाग 3 के अलावा संविधान के अन्य भागों में जो अधिकार हैं वो कौन से अधिकार हैं? संवैधानिक अधिकार, जैसे क्या? मताधिकार, ये संवैधानिक अधिकार है। अब आगे आते हैं, मौलिक अधिकारों की सूची के बारे में बताते हैं। तो मौलिक अधिकारों की सूची की जहां तक बात है तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ये 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में 6 ही रह गए हैं। क्यों रह गए हैं? क्योंकि 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया। ये संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31 में था। तो इसे जब मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया तो इसे कहां रख दिया गया? अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। और संपत्ति के अधिकार पर कानून बनाने की जिम्मेवारी किसको दे दी गई? संसद को दी गई। अब ये कानून, ये संपत्ति का अधिकार कैसे प्रदान किया जाएगा, इस पर कानून संसद बनाएगी, इसलिए यह कानूनी अधिकार है। तो पहले जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था तब संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। अब स्थिति क्या बदल गई? अब संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये आपने देखा कुल 6 अधिकार हैं। अब यहां देखिए, इन मौलिक अधिकारों की सूची हम बता रहे हैं। पहला अधिकार क्षमता का अधिकार। क्षमता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। तो इसमें कुल 5 अधिकार हैं। कानूनी क्षमता, भेदभाव का अंत, अवसर की समता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। ये 5 अधिकार हैं। इसको डिटेल हम करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसमें 4 अधिकार हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। इसमें 2 अधिकार हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। इसमें 4 अधिकार हैं। और शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है। इसमें 2 अधिकार हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इसमें 1 है। तो कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? कुल 18 मौलिक अधिकार हैं। आप जोड़ेंगे 5 4 9 2 11 4 15 2 17 1 18, कुल 18 मौलिक अधिकार हैं। तो यह भी आपको याद रखना है कि 6 मौलिक अधिकार और 6 के अंतर्गत कुल 18 मौलिक अधिकार। अब एक एक मौलिक अधिकार को उठाकर हम डिटेल करते हैं। अब आइए समता का अधिकार पढ़ते हैं। समता का अधिकार 15 से 18 के बीच में है। तो क्षमता के अधिकार में 5 अधिकार हैं। पहला है कानूनी क्षमता का अधिकार। कानूनी क्षमता अनुच्छेद 14 में है। तो कानूनी समता का अर्थ है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का मतलब कानून का शासन, विधि सर्वोच्च है और विधि के समक्ष सभी समान होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। विधि राजा भोज और गंगू तेली के साथ भेदभाव नहीं करेगी।
तो ये ब्रिटिश शब्दावली है, ब्रिटेन से लिया गया। तो भारत में कैसा शासन है? विधि का शासन है। मोदी और योगी का शासन नहीं है, कानून का शासन है। और कानून का शासन किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसका दूसरा अर्थ है विधि का समान संरक्षण। ये अमेरिकी शब्दावली है, इसका भी यही अर्थ है कि विधि सभी को बिना किसी भेदभाव के समान संरक्षण देगी। तो दोनों शब्दावलियों का अर्थ यही है कि विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन यदि भेदभाव युक्ति है, ये शब्दावली पर ध्यान दीजिए, यदि भेदभाव युक्ति है तो भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन यह भेदभाव नहीं माना जाएगा, क्योंकि युक्ति होगा तो संरक्षणात्मक भेदभाव होगा। और संरक्षणात्मक भेदभाव ये नैसर्गिक भेदभाव होता है, प्राकृतिक भेदभाव होता है, इसको भेदभाव नहीं माना जा सकता। जैसे एक माँ के दो बेटे हैं, एक 1 वर्ष का है, दूसरा 5 वर्ष का है, तो माँ दोनों बेटों को समान प्यार कर रही है, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है, फिर भी 5 वर्ष के बच्चे को लगता है कि माँ अब जब से छोटू आ गया है माँ भेदभाव करने लगी है। लेकिन क्या वास्तव में यह भेदभाव है? यह भेदभाव नहीं है, क्योंकि छोटू को अधिक संरक्षण की जरूरत है। जब बड़ा वाला लड़का भी इस उम्र का था तब माँ ज्यादा केयर करती थी, तो उसे ज्यादा केयर की जरूरत है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि माँ दोनों बच्चों में प्यार को लेकर भेदभाव कर रही है, नहीं। तो इसी तरह जो समाज के कमजोर तबके हैं, जिनकी विशेष स्थिति है, विधि उनके साथ अगर भेदभाव करती है तो ये भेदभाव नहीं माना जाएगा। जैसे महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधाएं दिया जाए, हैं? पिछड़ों को विशेष सुविधाएं दिया जाए, जैसे आरक्षण जैसी सुविधा नौकरियों में दी जाए, तो ये भेदभाव नहीं माना जाएगा। महिलाओं को रेल में, बसों में रिजर्व सीटें रखे जाएं तो कोई पुरुष कहे कि यह भेदभाव है उसके साथ, तो इसे भेदभाव नहीं माना जाएगा, क्योंकि भारतीय महिला की भारतीय समाज में विशेष गरिमा है। ठीक इसी तरह शराबबंदी है, जैसे बिहार वगैरह में शराबबंदी लागू है, तो लेकिन मिलिट्री वालों को शराब दी जा रही है, तो कोई सामान्य नागरिक कहे कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है तो ये भेदभाव नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये विशेष परिस्थितियों को देखते हुए सैनिकों को शराब दी जा रही है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, अनुच्छेद 14 के कुछ अपवाद भी हैं जहां भेदभाव दिखता है। जैसे पदावधि के दौरान राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। वो किसी का मर्डर भी कर दें तो वो किसी न्यायालय के प्रति दायी नहीं होंगे, लेकिन 2 महीने की पूर्व सूचना देकर जमीन जायदाद के मामले में या सिविल दीवानी कार्रवाई की जा सकती है, मुकदमा चलाया जा सकता है। तो जमीन जायदाद से संबंधित मुकदमा चलाया जा सकता है, आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जब तक वे पद पर हैं। पद समाप्त हो गया तो आप मुकदमा चलाइए। ठीक, तो ये इसके अलावा और भी लोगों को विशेष और भी लोगों के साथ विशेष व्यवहार की बात की गई है। जैसे किसी देश का भारत में राजदूत है
वो राजदूत अगर कुछ कुकृत्य करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय विधि के अनुसार कार्रवाई नहीं होगी, उसके अपने गृह देश की विधि के अनुसार कार्रवाई होगी। तो ये अपवाद हैं। ये अपवाद आगे भी एक चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो ये कानूनी क्षमता है। इसमें केवल यही देखना है कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण शब्दावली से डिफाइन किया गया है। इसका दोनों का अर्थ है भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन युक्ति युक्त भेदभाव हो सकता है। युक्ति युक्त भेदभाव का मतलब संरक्षणात्मक भेदभाव या नैसर्गिक भेदभाव, इसी को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 आप बताएंगे। अब देखिए अगला है भेदभाव का अंत, अनुच्छेद 15 में लिखा गया है। तो अनुच्छेद 15 जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान और मूल वंश, इन 5 आधारों पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का अंत करता है। इसमें आगे यह भी लिखा गया है कि इन 5 आधारों पर किसी को सार्वजनिक स्नानाघाटों, पूजा गृहों, मनोरंजन केंद्रों का उपभोग करने से नहीं रोका जा सकता। तो लेकिन यहां भी देखिए, यहां भी युक्ति भेदभाव किया जा सकता है। वही अनुच्छेद 14 अब यहां आ जाएगा। अब अनुच्छेद 14 यहां आ जाएगा। क्यों? क्योंकि महिलाओं और बच्चों को राज्य विशेष सुविधाएं दे सकता है, विशेष सुविधा दे सकता है महिलाओं और बच्चों को, और तमाम सुविधाएं देता भी है। ये बात किसमें कही गई है? ये बात अनुच्छेद 15(3) में कही गई है। इसी तरह सामाजिक शैक्षिक पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधाएं दे सकता है राज्य, ये भी संरक्षणात्मक भेदभाव माना जाएगा। अनुच्छेद 14 यहां भी आ गया। जैसे शिक्षा में आरक्षण, तो ये बात अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5) में कही गई है कि शिक्षा वगैरह में जो सामाजिक शैक्षिक पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाता है, ये इसी के अंतर्गत दिया जाता है, या कोई अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये अनुच्छेद 4 या अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 विशेष रूप से शिक्षा से है, अनुच्छेद 4 अन्य सुविधाओं से है। अभी हाल में क्या 103वां संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया 15(6). इसमें ये कहा गया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े उच्च वर्ग के लोगों को भी विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े उच्च वर्गों के लोगों को विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं। और ये जोड़ा इसलिए गया है कि आपने सुना होगा कि पिछले साल मोदी सरकार ने पिछड़े आर्थिक रूप से कमजोर उच्च वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिया है नौकरी में। तो उसी को सपोर्ट करने के लिए 15(6) जोड़ा गया, और आरक्षण तो 16 के अंतर्गत ही दिया जाएगा। तो देखिए अगला है अवसर की समता। अवसर की समता का मतलब नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहां लिखा गया है कि नौकरी देते समय जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश और निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। तो यहाँ 5 आधार हैं, यहाँ 6 आधार हैं। लेकिन किसी नौकरी के लिए संसद निवास संबंधी योग्यता विहित कर सकती है कि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में प्राइमरी का टीचर है तो संसद या
कानून बना सकती है कि भाई हिंदी बेल्ट के लोग ही उत्तर प्रदेश प्राइमरी के शिक्षक का फॉर्म भरें, तमिलनाडु या आंध्रा के लोग नहीं। ऐसा संसद कर सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर सकती, संसद। अब देखिए ये कहा गया इन 6 आधारों पर नौकरी देते समय भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर भेदभाव युक्त है, संरक्षणात्मक है, तो भेदभाव हो सकता है। कैसा युक्त भेदभाव? सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है। पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है। तो ये 16(4) में है, 16(4) में है, 16(4) में है। तो यहां देखिए आरक्षण से संबंधित चीजें देख लीजिए कि आरक्षण से संबंधित कुछ चीजें देख लीजिए। ये देखिए, पहला है आरक्षण से संबंधित आयोग। आरक्षण से संबंधित आयोग कौन कौन से रहे? आयोग एक काका कालेलकर आयोग, काका कालेलकर आयोग, कालेलकर आयोग, आयोग ये था 1952-53 में, 52-53 में। और दूसरा आयोग बीपी मंडल आयोग, बीपी मंडल आयोग, बीपी मंडल आयोग, बीपी मंडल आयोग था। तो ये बीपी मंडल आयोग जो है ये 1978 में था, ये पिछड़ा वर्ग आयोग। तो इसी आयोग ने 27 पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की बात की थी। पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया, 27% आरक्षण देने की बात की थी। और फिर वीपी सिंह की सरकार ने पिछड़ों को नौकरियों में 27% आरक्षण दे दिया था। तो इसी के विरुद्ध एक मुकदमा 93 में आया था, इंदिरा साहनी वाद। मुकदमा कौन हुआ था? आरक्षण से संबंधित मुकदमा इंदिरा साहनी वाद, साहनी वाद, इंदिरा साहनी वाद आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के ही आधार पर दिया जा सकता है, आर्थिक आधार पर नहीं। इन्होंने चैलेंज किया था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। और इन्होंने कहा कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। और यह भी इसमें कहा गया कि क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मतलब जो पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर है, मलाईदार परत है, मतलब जो लोग अच्छी स्थिति में हैं, जैसे माँ बाप गजेटेड पोस्ट पर हैं, तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इंदिरा साहनी वाद है। फिर कभी आरक्षण से संबंधित बातें डिटेल से बताएंगे। इसके अलावा प्रोन्नत में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, इसमें मना किया गया। लेकिन प्रोन्नत में आरक्षण दिया गया, प्रोन्नति में SC ST को आरक्षण, SC ST को आरक्षण दिया गया। आरक्षण ये 16(4) का में दिया गया, आरक्षण दे दिया गया। ये आपको बताया जाएगा 85वां संशोधन। तो ये सारी कहानी आगे बताई जाएगी। तो ये तो रहा SC ST या पिछड़े वर्गों का आरक्षण। अब देखिए, पिछले वर्ष मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण दे दिया 10%। और ये 10% आरक्षण किसमें है? 16(6) में।
यहां देखिए ध्यान रहे 15/6 और 16/6 जोड़ा गया और ये जोड़ा गया 103वां संशोधन। 103वां संशोधन में कौन जोड़ा गया संशोधन? इसमें अगड़ों को आरक्षण देने के लिए 15/6 16/6 जोड़ा गया है। अगड़ों को आरक्षण, जो कमजोर अगड़े हैं अगड़ों को आरक्षण देने के लिए ये किया गया। क्लियर? 103वें संशोधन के द्वारा 15/6 16/6 जोड़ा गया। इससे अगड़ों को नौकरियों में 10% आरक्षण दिया गया। तो ये आरक्षण से संबंधित बातें हुई या अवसर की समानता से संबंधित बातें हुई। अब इसमें लगे हाथ दो और देख लीजिए। अस्पृश्यता का अंत 17। तो इसमें केवल इतना ही कहा गया कि भाई अस्पृश्यता की परिभाषा हर कोई जानता है, छुआछूत, तो परिभाषा देने की जरूरत नहीं है। ये 17 में कहा गया। ये कहा गया अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अस्पृश्यता के अंत के लिए संसद कानून बनाएगी। संसद कानून बनाएगी और संसद को यह कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 35 में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 35 की शक्ति का प्रयोग करके संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया और फिर 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम रख दिया गया। ठीक, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम रख दिया गया। तो ये अस्पृश्यता का अंत हो गया। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उन लोगों को दंडित किया जाता है जो लोग छुआछूत करते हैं। तो अनुच्छेद 35 उसमें याद करें। यहां एक चीज देख लें कि एक चीज और आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण, तो इसमें ये कहा गया है कि 16/4 को अनुच्छेद 335 के साथ पढ़ा जाएगा। 335 के साथ पढ़ा जाएगा, के साथ पढ़ा जाएगा। मतलब ये देखा जाएगा कि आरक्षण उतना ही दिया जाए जितने से योग्यता प्रभावित ना हो, है कि मतलब हर जगह, मतलब कोई भी नौकरी दें या कहीं भी एडमिशन हो तो एक कट ऑफ निर्धारित कर दीजिए। इससे कम अगर कोई पाएगा तो सीट खाली भले रह जाए लेकिन उसे आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो 16/4 को 335 के साथ पढ़ा जाएगा। अर्थात आरक्षण उसी सीमा तक दिया जाएगा जहां तक योग्यता प्रभावित ना हो। ये भी 335 भी ध्यान में रखेंगे कि आरक्षण उसी सीमा तक दिया जाएगा जहां तक योग्यता प्रभावित ना हो। अब देखिए एक अंतिम अधिकार और बचा है, उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत का मतलब अनुच्छेद 18, इसमें कहा गया है हर तरह की उपाधियों का अंत किया जाता है क्योंकि उपाधियों से सामाजिक भेदभाव होता है। तो उपाधियों का अंत भले किया जाता है लेकिन शिक्षा और सेना क्षेत्र में उपाधियां प्रदान की जा सकती है। जैसे डॉक्टर की उपाधि,
शिक्षा में, और तमाम उपाधियां सेना में प्रदान की जाती हैं। ये उपाधियां प्रदान की जा सकती हैं। दूसरा, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसी उपाधियां दी जा सकती हैं, लेकिन इन उपाधियों को कोई अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। और ऐसी उपाधियां सामाजिक, समाज सेवा, विज्ञान इत्यादि क्षेत्रों में अच्छा काम करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए दी जाती हैं। तो ऐसी उपाधियां दी जा सकती हैं, लेकिन इससे कोई नाम के आगे नहीं लगा सकता। और जैसे पद्मश्री कोई नाम हो, या भारत रत्न लता मंगेशकर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लिखा जा सकता। विदेशी उपाधियां, एक चीज और इसमें देख लें, विदेशी उपाधियां राष्ट्रपति की अनुमति से ही ग्रहण कर सकते हैं। विदेशी उपाधियां राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से मतलब आप जब पढ़ लिख लेंगे, IAS बन जाएंगे, तो लोग प्रशासन में अच्छा काम करेंगे, तो तमाम विदेशी विश्वविद्यालय, विदेशी सरकारें आपको उपाधियां देंगी। तो आप राष्ट्रपति महोदय से पूछेंगे क्या हम ले लें, तो राष्ट्रपति महोदय कहेंगे ओके लीजिए, आप इसके हकदार हैं। तो यही है उपाधियों का अंत। तो इसमें अभी आज जो हमने पढ़ाया हो, इसमें यही इतना देखना है कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है। वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार संसद बनाती है। संवैधानिक अधिकार भाग 3 के अलावा संविधान के अन्य अनुच्छेदों में जो अधिकार हैं वो संवैधानिक अधिकार हैं। दूसरी चीज बताया, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं, भाषा नकारात्मक है, न्याय योग्य है। इसका उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। और इनके महत्व को देखते हुए भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद समता का अधिकार बताया। समता के अधिकार में कानूनी क्षमता को तो शब्दावलियों से डिफाइन किया गया। कानून के समक्ष समता, कानून का समान संरक्षण, दोनों का अर्थ है विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, लेकिन यदि भेदभाव युक्त है तो ऐसा भेदभाव हो सकता है। युक्त का मतलब संरक्षणात्मक भेदभाव, और संरक्षणात्मक भेदभाव का मतलब जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुकूल हो। राष्ट्रपति और राज्यपाल का अपवाद बताया था। इसके बाद आपको सामाजिक समता के बारे में बताया गया था। सामाजिक समता अनुच्छेद 15 में है, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 18 में। सामाजिक समता में बताया गया है कि जात लिंग धर्म मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यह अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। ये तीनों अनुच्छेद किससे संबंधित हैं? सामाजिक क्षमता से संबंधित हैं। और फिर अवसर की समता बताया, अवसर की समता। तो इस तरह से देखिए, समता के अधिकार में वास्तव में 3 अधिकार हैं। एक कानूनी क्षमता, दूसरा सामाजिक क्षमता में 3 अनुच्छेद हैं, और तीसरा अवसर की समता बताया। अवसर की समता में यही कहा गया है कि राज्य नौकरी देते समय 6 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण दे सकता है, और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, आर्थिक रूप से जो कमजोर अग्रणी हैं, उनको नौकरियों में आरक्षण मिल सकता है। यह 16(6) में कहा गया है। तो आज हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, और आपको यह सूचना बता दें, कल से हम टेट, सुपर टेट
जैसी परीक्षाओं के लिए भी वीडियो डालेंगे। और जो इच्छुक टेट, सुपर टेट या सी टेट के लिए जो इच्छुक लोग हैं वो फोन के द्वारा संपर्क करें और जितने जल्दी संपर्क आप कर लेंगे उतने जल्दी आपका बैच चालू हो जाएगा। धन्यवाद।